हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक का ये है चैप्टर नंबर 5 एंड द चैप्टर नेम इज इंडिगो, रिटन बाय लुई फिशर। लुई फिशर was born in the year of 1896, died in the year of 1970। यहाँ पर थोड़ा सा इसका चैप्टर का एक्सर्प्ट एंड एक तरीके से लुई फिशर की बायोग्राफी बताई हुई है, तो इसको पहले पढ़ लेते हैं। लुई फिशर was born in Philadelphia. He served as a volunteer in British Army between 1980 and 1920. Louis Fisher made a career as a journalist and wrote for the New York Times, the Saturday Review, and for European and Asian publications. So Louis Fisher का जन्म कहाँ पर हुआ था? फिलाडेल्फिया में हुआ था। इन्होंने ब्रिटिश आर्मी में भी काम किया हुआ है, इन्होंने एज अ जर्नलिस्ट भी काम किया हुआ है, बड़े बड़े न्यूज़पेपर में इन्होंने अपनी राइटिंग्स दी हैं, जैसे कि द न्यूयॉर्क टाइम्स, द सैटरडे रिव्यू। इसके अलावा यूरोपियन एंड एशियन पब्लिकेशंस भी इन्होंने जो है काम किया है। ही वॉज ऑल्सो ए मेंबर ऑफ द फैकल्टी एट प्रिस्टन यूनिवर्सिटी में इन्होंने एज अ फैकल्टी काम किया है, मतलब इन्होंने पढ़ाया हुआ है। द फॉलोइंग, मतलब ये जो चैप्टर आप पढ़ेंगे, इट इज़ एन एक्सर्प्ट फ्रॉम हिज बुक द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। सो लुई फिशर ने एक बुक लिखी, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, और इस बुक का छोटा सा एक्सर्प्ट इंडिगो आप अपनी क्लास 12th में पढ़ रहे हैं। एंड ये जो बुक है, इसको वन ऑफ द बेस्ट बुक्स कहा गया है जो आज तक गांधी जी पर लिखी गई है। उनमें से बेस्ट बुक जो लिखी है वो लाइफ ऑफ महात्मा गांधी किसने लिखी? लुई फिशर ने लिखी। और ऐसा किसका मानना है? टाइम्स एजुकेशनल सप्लीमेंट का। टाइम्स एजुकेशनल सप्लीमेंट एक पब्लिकेशन है, तो ये पब्लिकेशन का कहना ये है, एंड ये जो पब्लिकेशन है ना, ये यूके बेस्ड है। इनका कहना ये है कि महात्मा गांधी पे बहुत किताबें लिखी हैं, बहुत बुक्स लिखी हैं, लेकिन जो ये बुक द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी लुई फिशर ने लिखी है, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक्स। ठीक है, अब आगे चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको इंडिगो का मतलब बता देती हूँ। इंडिगो एक तरीके का प्लांटेशन है, राइट? और इसकी ऐसे प्लांटेशन की जाती है, जैसे आप देख पा रहे होंगे इमेज में, इस तरीके से कुछ पर्पल कलर का ये प्लांट जो है ग्रो होता है। फिर इस प्लांट को ग्रो होने के बाद प्रॉपरली फिर क्या किया जाता है? इनको प्रॉपर क्रश करके इनकी डाई बना दी जाती है, एंड वो डाई जो है वो नीले रंग की होती है और इस तरीके से कपड़ों पर रंग दी जाती है। ठीक है, तो अभी आपको पता चल गया कि इंडिगो क्या है। इंडिगो एक प्लांटेशन है, इसको आप ऑर्गेनिकली भी उगा सकते हैं, आर्टिफिशियली भी उगा सकते हैं। इसको क्रश करके इसका एक पाउडर बना दिया जाता है, फिर पाउडर से इस तरीके से डाई की जाती है कपड़ों पर, एंड नॉट ओनली कपड़ों पर, इनफैक्ट धागों पर भी, हर चीज़ में, मतलब ऑल एंड ऑल डाई के लिए इस पाउडर को फिर यूज़ किया जाता है। व्हेन आई फर्स्ट विजिटेड गांधी in 1942 at his ashram in Sevagram in central India, he said, I will tell you how it happened that I decided to urge the departure of British. It was in 1917. So यहाँ पर आए कौन है? लुई फिशर, जो इस चैप्टर के ऑथर हैं, जिन्होंने गांधी के ऊपर बुक लिखी है। तो यहाँ पर लुई फिशर जो है वो गांधी जी के पास इंटरव्यू लेने गए थे, राइट? तो वो कब गए थे? 1942 में गए थे। तो लुई फिशर गांधी जी के पास गए, गांधी जी का इंटरव्यू लेने के लिए 1942 में गए थे उनके आश्रम में। आश्रम का नाम जो है वो है सेवाग्राम आश्रम। ये कहाँ है? सेवाग्राम में। और कहाँ पर है ये? सेंट्रल इंडिया में। सेंट्रल इंडिया का मतलब है कि जैसे ये जो इंडिया का पार्ट हो गया, ये अच्छा ये है सदर्न एरिया, राइट? और ऊपर वाला जो पार्ट है वो है नॉर्दर्न एरिया इंडिया का। सो यहाँ पर जो गुजरात पड़ता है ये हो गया सेंट्रल इंडिया का पार्ट, क्योंकि जो बीचों बीच इंडिया के बीचों बीच जो स्टेट्स होती हैं वो सेंट्रल इंडिया में आती हैं। सो सेवाग्राम कहाँ पर है? सेंट्रल इंडिया में, मतलब गुजरात में। ऑलराइट, अब यहाँ पर आगे लुई फिशर बताते हैं दैट ही सेड, ही कौन? यहाँ पर गांधी जी की बात हो रही है कि गांधी जी ने उनको बताया। गांधी जी कहते हैं दैट आई विल टेल यू, कि मैं तुमको बताऊंगा हाउ इट हैपेंड दैट आई डिसाइडेड
टू अर्ज द डिपार्चर ऑफ ब्रिटिश, कि मैंने कैसे ये डिसाइड किया कि मैं ब्रिटिशर्स को इंडिया से बाहर करूंगा। और ये कब की बात है? 1917 की। ही हैड गॉन टू दिसंबर 1916 एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन लखनऊ। सो कन्वेंशन का मतलब होता है मीटिंग। सो यहाँ पर लुई फिशर बताते हैं कि गांधी जी जो हैं वो दिसंबर 1916 में एक मीटिंग में गए थे, एक ऐसी मीटिंग जो एनुअली होती है, मतलब साल में एक बार। और मीटिंग किसकी थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की ये मीटिंग थी। कहाँ हो रही थी ये मीटिंग? लखनऊ में। There were 2,301 delegates and many visitors. इस मीटिंग में बहुत बड़े बड़े लोग आए थे। 2,301 मतलब 2301 डेलीगेट्स थे एंड बहुत सारे अदर विजिटर्स भी यहाँ पर आए थे। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स, सो इंटरव्यू के टाइम पर गांधी रिकाउंटेड, गांधी जी ने क्या कहा? अ पेजेंट केम अप टू मी लुकिंग लाइक एनी अदर पेजेंट्स इन इंडिया। देखो पेजेंट का मतलब होता है फार्मर, ठीक है, पेजेंट्स का मतलब होता है फार्मर। तो यहाँ पर गांधी जी कहते हैं कि मेरे पास, जब मैं मीटिंग में था तो मेरे पास एक फार्मर आया और वो फार्मर ऐसा दिख रहा था जैसे अदर फार्मर्स हैं हमारे भारत में, वैसा ही, एकदम पुअर, गरीब, इमेंशिएटेड, एकदम थिन, दुबला पतला। एंड सेड, आई एम राजकुमार शुक्ला, आई एम फ्रॉम चंपारण एंड आई वॉन्ट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट। फिर यहाँ पर गांधी जी कहते हैं कि उस पुअर फार्मर ने गांधी जी को क्या कहा कि मेरा नाम राजकुमार शुक्ला है, मैं चंपारण से आया हूँ और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे डिस्ट्रिक्ट चंपारण आएँ। गांधी जी हैड नेवर हर्ड ऑफ दिस प्लेस, गांधी जी ने चंपारण के बारे में आज तक कभी सुना ही नहीं था। इट वॉज इन द फुट हिल्स ऑफ द टावरिंग हिमालयाज नियर द किंगडम ऑफ नेपाल। तो नेपाल का जो किंगडम है और वहाँ पर जो हिमालयाज है, बेसिकली हिमालयाज के फुट हिल्स पर चंपारण, हिमालयाज के फुट हिल्स जो प्लेस है वहाँ पर चंपारण है। सो जैसे ये हिमालय हो गया और नीचे जहाँ हिमालय ख़त्म होता है और ये जो नीचे वाला पार्ट है बेसिकली ये है हिमालयाज के फुट हिल्स, और यहीं पर क्या है? चंपारण। और चंपारण है कहाँ पर? बिहार में। अंडर एन एंशियंट अरेंजमेंट द चंपारण पेजेंट्स वर शेयर क्रॉपर। एंशियंट अरेंजमेंट के अंडर जो चंपारण पेजेंट्स थे वो शेयर क्रॉपर थे। इस लाइन का मतलब क्या हुआ? देखो, अंडर एन एंशियंट अरेंजमेंट का मतलब है एक अग्रीमेंट। ये अग्रीमेंट किसके बीच में था? ब्रिटिशर्स के बीच में था एंड जो चंपारण के फार्मर्स थे उनके बीच में था। तो जो चंपारण के फार्मर्स थे वो इस अग्रीमेंट में एक शेयर क्रॉपर्स थे। शेयर क्रॉपर्स का मतलब क्या होता है? वो लोग, वो फार्मर्स जो टेनेंट्स के तौर पर काम करते हैं किसी दूसरे की जमीन पर और उसमें से कुछ परसेंट प्रोड्यूस अपना लैंडलॉर्ड्स को देते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको यहाँ समझाती हूँ, बेसिकली ये जो अग्रीमेंट था ये ब्रिटिशर्स के बीच में था एंड फार्मर्स के बीच में था, या ये कह लो जो चंपारण के पेजेंट्स थे उनके बीच में था। तो इस अग्रीमेंट में फार्मर्स जो थे वो शेयर क्रॉपर थे। शेयर क्रॉपर का मतलब क्या होता है? जैसे कि ये अगर इस लैंड पर फार्मर काम कर रहे हैं तो इसका जितना प्रोड्यूस या यील्ड होगा, प्रोड्यूस का मतलब समझ रहे हो कि जितनी भी खेती बाड़ी होगी उसका कुछ परसेंट हिस्सा ये लैंडलॉर्ड को देते थे, उन लैंडलॉर्ड को जिनकी जमीनों पर ये काम कर रहे हैं। ऐसे फार्मर्स को हम शेयर क्रॉपर कहते हैं। ऑलराइट, तो अब ये जो अग्रीमेंट था ब्रिटिशर एंड फार्मर्स के बीच में, ये कैसा अग्रीमेंट था कि जो लैंड्स थी इस पे फार्मर्स टेनेंट्स के तौर पर काम कर रहे थे एंड इस अग्रीमेंट में ये कहा गया कि जिस लैंड पर ये फार्मर्स काम कर रहे हैं उनमें से 15% हिस्से पर ये इंडिगो की प्लांटेशन करेंगे एंड वो प्रोड्यूस ये किसको देंगे? वो प्रोड्यूस ये ब्रिटिशर्स को देंगे, राइट। मतलब ये कहा गया कि जिन लैंड्स पर, जैसे कि ये एक लैंड हो गई, ठीक है, ये एक ज़मीन हो गई, इसके 15% हिस्से पर, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल
ये हिस्सा एक एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, ज़्यादा इसमें मतलब एंगल्स में मत जाना। जैसे कि ये 15% हिस्सा है, इसमें ये कहा गया अग्रीमेंट में, ब्रिटिशर्स ने ये कहा फार्मर्स को कि इस 15% हिस्से में तुमको और कुछ नहीं, बस इंडिगो की प्लांटेशन करनी है। तो फार्मर्स ने वो भी की, तो इतने हिस्से में वो इंडिगो की प्लांटेशन करने लगे। तो जो प्रोड्यूस आता था ये उस प्रोड्यूस को ब्रिटिशर्स को दे दिया करते थे, राइट। लेकिन अब हुआ क्या, हुआ ये कि फार्मर्स इस चीज से खुश नहीं थे, क्योंकि फार्मर्स इंडिगो को प्लांट नहीं करना चाहते थे, इंडिगो उगाना ही नहीं चाहते थे। उसका रीजन क्या था? एक तो ये था कि इनको जो भी पैसा मिलता था, जो भी मनी इनको मिलता था, जैसे कि सपोज करो इन्होंने 1 kg इंडिगो प्लांट किया और 1 kg जब ये ब्रिटिशर्स को बेचते थे तो उस हिसाब से इनको बहुत कम पैसा मिलता था। तो फार्मर्स के पास एक तो पैसा बहुत कम आता था, क्यों? क्योंकि बायर्स ही ब्रिटिशर्स थे, तो ब्रिटिशर्स सस्ते दाम पर इंडिगो लेते थे। दूसरा ये था कि ये फार्मर्स अपने डेट में, मतलब अपने ऋण में ये दबते गए, और ये जो भी लोन ब्रिटिशर्स से लेते थे वो लोन ब्रिटिशर्स बहुत ही हाईएस्ट रेट पर, इंटरेस्ट रेट पर दिया करते थे, राइट। एंड इसके अलावा और भी ऐसे कुछ रीजंस थे, तो फार्मर्स खुश नहीं थे इंडिगो प्लांट करने में। तो अब धीरे धीरे होता ये है कि जर्मनी ने चीप तरीके से, मतलब सिंथेटिक तरीके से इंडिगो को प्लांट करना शुरू कर दिया, जिसका अमाउंट काफ़ी सस्ता होता था, वो सस्ता बेचने लगे। तो ब्रिटिशर्स का सारा ध्यान यहाँ पर आ गया। तो फिर फार्मर्स ने क्या किया, इन्होंने इंडिगो उगाना ही बंद कर दिया। लेकिन थोड़े टाइम बाद ब्रिटिशर्स ने जब हम लोगों को प्रॉपर कॉलोनाइज कर लिया, गवर्नमेंट भी इनकी मतलब पॉलिटिक्स में भी यही लोग सब यही कर रहे हैं, तो ब्रिटिशर्स ने फिर से इंडियन फार्मर को परेशान करना शुरू कर दिया, मतलब स्पेशली चंपारण फार्मर्स को परेशान करना शुरू कर दिया, और कहा कि तुमने ये जो 15% हमने कहा था कि तुमको इतनी हिस्से पर इंडिगो प्लांट करनी पड़ेगी, ये तुमने रोक क्यों दी? और फिर ब्रिटिशर्स फार्मर्स को दोबारा से परेशान करने लग गए कि अब तुमको दोबारा से इंडिगो प्लांट करनी पड़ेगी। और कई बार ऐसा होता था कि भाई इनको फार्मर्स को इनका पैसा मिलता था, कई बार नहीं मिलता था। तो ऐसी सब प्रॉब्लम्स से ये सभी फार्मर्स जूझ रहे थे। सो राजकुमार शुक्ला वॉज वन ऑफ देम। राजकुमार शुक्ला इन्हीं फार्मर से एक फार्मर था। ही वॉज इलिटरेट मतलब पढ़ा लिखा नहीं था वो, बट वो रेजोल्यूट था। रेजोल्यूट का मतलब वो इतना डिटरमिन्ड था, उसने ये जो ठान लिया था कि मैं गांधी जी को चंपारण लाके ही रहूँगा, और उसने ऐसा किया भी। He had come to the Congress session to complain about the injustice of landlord system in Bihar। तो ये जो राजकुमार शुक्ला है ये कहाँ आया? इस कांग्रेस सेशन में आया, जहाँ पर गांधी जी मीटिंग के लिए आए हुए थे, कन्वेंशन के लिए आए हुए थे। और यहाँ पर ये क्यों आया था? क्योंकि इनको कंप्लेन करनी थी कि किस तरीके से सारे फार्मर्स इनजस्टिस को झेल रहे हैं, और ये इनजस्टिस उनके साथ कौन कर रहे हैं? लैंडलॉर्ड्स, जो कि थे ब्रिटिशर्स। और ये सब कहाँ का सीन है? चंपारण का। चंपारण कहाँ है? बिहार में। तो बेसिकली ऑल एंड ऑल ये राजकुमार जो शुक्ला है ये गांधी जी से इसलिए मिलना चाहता था ताकि ये उनको ये बता सके कि जो बिहार के फार्मर्स हैं वो लैंडलॉर्ड सिस्टम की वजह से कितनी एट्रोसिटी झेल रहे हैं, कितना अत्याचार झेल रहे हैं। समबडी हैड प्रोबेबली सेड स्पीक टू गांधी जी। तो यहाँ पर हमें लुई फिशर बताते हैं कि शायद राजकुमार शुक्ला को किसी ने कहा होगा कि इस चीज़ का सॉल्यूशन गांधी जी के पास है, गांधी जी से बात करो। तो शायद इसीलिए वो गांधी जी के पास आया था उनको अपनी प्रॉब्लम बताने। गांधी जी टोल्ड शुक्ला ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर एंड वॉज ऑल्सो कमिटेड टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। सो यहाँ पर कानपुर क्या है? एक्चुअली कानपुर का ये इंग्लिश एक्सेंट है, क्योंकि ब्रिटिशर्स को कानपुर बोलना तो आता नहीं था, तो वो कानपुर को कानपुर बोलते थे। तो कानपुर मतलब यहाँ क्या है? कानपुर। ओके। तो अब गांधी जी शुक्ला को कहते हैं, राजकुमार शुक्ला को, कि उनकी कानपुर में मीटिंग्स हैं एंड इसके अलावा उनको इंडिया में अलग अलग जगह पर काम है, और जिसके लिए उन्होंने ऑलरेडी प्रायर कमिटमेंट दे रखी है। तो गांधी जी अभी ऑक्यूपाइड हैं। शुक्ला अकम्पनीड हिम एवरीवेयर। अकम्पनीड का मतलब साथ साथ जाना। शुक्ला गांधी जी के साथ साथ हर जगह गए।
देन गांधी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद। गांधी जी अपने काम कंप्लीट करके कहाँ पहुँचे? अपने आश्रम में। इनका आश्रम कहाँ है? अहमदाबाद के पास में। शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम, और शुक्ला ने गांधी जी को उनके आश्रम तक भी फॉलो किया। फॉर वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधी जीज साइड्स, और काफ़ी हफ्तों तक शुक्ला ने गांधी जी की साइड नहीं छोड़ी, मतलब गांधी जी को वो फॉलो करते रहे। फिक्स अ डेट ही बेग्ड। अब क्या होता है? अब यहाँ पर जो राजकुमार शुक्ला हैं वो गांधी जी से बैग करते हैं, एक तरीके से मतलब रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ फिक्स अ डेट, कि मतलब एक डेट फिक्स करो और मेरे साथ चंपारण चलो। इम्प्रेस्ड बाय शेयर क्रॉपर्स टेनासिटी। टेनासिटी का मतलब होता है परसिस्टेंट, परसिस्टेंट का मतलब होता है डिटर्मिनेशन, मतलब जब आप एक काम करने के बिल्कुल पीछे लग जाएं, ठीक है। तो यहाँ पर जो गांधी जी हैं वो इस राजकुमार शुक्ला जो कि एक शेयर क्रॉपर है, इसकी टेनासिटी मतलब इसकी परसिस्टेंस देखकर, इसकी डिटर्मिनेशन देखकर या इसकी दृढ़ता देखकर इम्प्रेस हो गए। एंड स्टोरी गांधी जी सेड, आई मीन अच्छा यहाँ पर स्टोरी बेसिकली इसी लाइन से जुड़ी हुई है कि इम्प्रेस हो गए ये इस टेनासिटी को देखकर एंड इस शेयर क्रॉपर की स्टोरी को सुनकर। सो गांधी जी ने कहा, आई हैव टू बी इन कैलकाटा ऑन सच एंड सच अ डेट, कम एंड मीट मी एंड टेक मी फ्रॉम देयर। गांधी जी ने कहा ठीक है, एक काम करो, तुम मुझे कैलकाटा में मिलो और वहाँ से मुझे तुम अपने साथ लेकर जा सकते हो। मुझे अभी एक बार कैलकाटा जाना है एक डेट को, तो तुम वहाँ मेरे पास आ सकते हो मुझसे मिलकर और मुझे लेकर जा सकते हो अपने साथ। मंथ्स पास्ड, बहुत महीने बीत गए। शुक्ला वो सिटिंग ऑन हिज हॉन्चेस एट द अपॉइंटेड स्पॉट इन कैलकाटा व्हेन गांधी जी अराइव्ड ही वेटेड टिल गांधी वॉज फ्री। सो काफ़ी महीने बीत गए। शुक्ला जो है वो गांधी जी की वेट में हॉन्च करके बैठा रहा। उकड़ू बैठना जिसे कहते हैं ना, उसको इंग्लिश में हॉन्चेस कहते हैं, राइट। तो वो उकड़ू पोजीशन में बैठा रहा, बैठकर वेट करता रहा कैलकाटा में। फिर गांधी जी जब फ्री हो गए तो वो गांधी जी से मिला। देन द टू ऑफ देम बोर्डेड अ ट्रेन फॉर अ सिटी ऑफ पटना इन बिहार। अब दोनों ने बिहार जाने के लिए क्या पकड़ी? ट्रेन पकड़ी। बोर्डेड का मतलब गेट ऑन, सो दे बोथ गेट ऑन द ट्रेन, और ये एक्चुअली पटना जाने वाले थे। पटना कहाँ है? बिहार में। सो देयर शुक्ला लेड हिम टू द हाउस ऑफ लॉयर नेम्ड राजेंद्र प्रसाद, who later became president of Congress Party and of India. So यहाँ पर क्या होता है कि शुक्ला जो हैं वो गांधी जी को कहाँ ले गए? हाउस ऑफ लॉयर, एक वकील के घर ले गए, जो कि एक रिनाउंड वकील थे जिनका नाम क्या था? राजेंद्र प्रसाद। नाम तो आपने सुना भी होगा ना। राजेंद्र प्रसाद जो है बाद में कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट बने एंड इंडिया के भी प्रेसिडेंट बने थे। राजेंद्र प्रसाद वॉज आउट ऑफ टाउन, तो राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो घर पर नहीं थे। तो याद रखना राजेंद्र प्रसाद जी कौन है, ये मैंने पिक्चर में दिखा दिया। ये एक लॉयर थे एंड बाद में जाकर ये कांग्रेस पार्टी के ही नहीं बल्कि हमारे हिंदुस्तान के भी प्रेसिडेंट बने, और ये हमारे देश के पहले प्रेसिडेंट थे, ठीक है। सो राजेंद्र प्रसाद के घर जब राजकुमार शुक्ला एंड गांधी जी गए तो राजकुमार शुक्ला ने देखा कि राजेंद्र प्रसाद तो घर पर है ही नहीं, वो तो आउट ऑफ टाउन है। बट द सर्वेंट्स न्यू शुक्ला एज अ पुअर योमैन हु पेस्टर्ड देयर मास्टर टू हेल्प द इंडिगो शेयर क्रॉपर। योमैन का मतलब होता है एक साधारण सा आदमी जो छोटी सी जगह पर काम करता है, मतलब छोटी सी लैंड पर काम करता है। एंड पेस्टर्ड का मतलब होता है किसी को परेशान करना, किसी को बोदर करना या डिस्टर्ब करना। तो राजेंद्र प्रसाद जी तो घर पर थे नहीं, लेकिन उनके सर्वेंट्स जो हैं वो राजकुमार शुक्ला को अच्छे से जानते थे, क्योंकि राजकुमार शुक्ला बहुत बार राजेंद्र प्रसाद के घर आए हुए हैं। और इनके सर्वेंट्स इनको किस तरीके से जानते थे कि भाई राजकुमार शुक्ला एक बहुत ही पुअर योमैन है, मतलब एक ऐसा फार्मर है जो काफ़ी पुअर है, छोटी सी लैंड पर काम करता है। एंड उनका ये भी मानना था कि ये हमारे मास्टर राजेंद्र प्रसाद को बार बार आकर परेशान करता है कि इंडिगो शेयर क्रॉपर्स के जो फार्मर्स हैं, मतलब इंडिगो शेयर क्रॉपर्स जो हैं उनकी हेल्प कर दी जाए। सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड विद हिज कंपेनियन। कंपेनियन कौन है? गांधी जी, राइट।
तो एक्चुअली में क्या हुआ कि जो राजेंद्र प्रसाद के सर्वेंट थे वो राजकुमार शुक्ला को जानते थे, तो उनको लगा कि जो इनके साथ ये कंपेनियन आए हैं जिनका नाम है गांधी जी, क्योंकि वो तो गांधी जी को जानते नहीं थे, तो उनको लगा कि इस शुक्ला की तरह गांधी जी भी एक पुअर योमैन है। उनको लगा कि ये भी एक शेयर क्रॉपर ही है जो हमारे मास्टर को परेशान करने आए हैं। तो राजेंद्र प्रसाद जी की अनुपस्थिति में, इनकी एब्सेंस में, ये जो सर्वेंट्स हैं ना, ये शुक्ला जी को और गांधी जी को जमीन पर बैठने के लिए कह देते हैं। whom they took to be another peasant। तो इनको लगा कि गांधी जी भी दूसरे किसान हैं जिनको शुक्ला अपने साथ लेकर आए हैं। बट गांधी वॉज नॉट परमिटेड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल लेस्ट some drops from his bucket pollute the entire source. How did they know he was not an untouchable? So यहाँ पर ये बताया है कि जब गांधी जी एंड राजकुमार शुक्ला जमीन पर बैठे थे तो गांधी जी को प्यास लगी। उन्होंने कुएं से पानी निकालने की कोशिश की तो उनको इन सर्वेंट्स ने मना कर दिया कि कुएं से पानी मत निकालो, क्योंकि उनका ये मानना था कि ये एक अनटचेबल हैं, छोटी जाति वाले हैं और इनकी वजह से ये पूरा जो वाटर है ये क्या हो जाएगा, पोल्यूट हो जाएगा। ऑलराइट, तो यहाँ पर गांधी जी जो है ये इस सिनेरियो से बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गए थे कि ऐसे कैसे आज के टाइम पर भी अनटचेबिलिटी को लोग मान सकते हैं, राइट। गांधी जी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर विच वॉज एन रूट टू चंपारण। अब गांधी जी ने क्या डिसाइड किया कि पहले वो मुजफ्फरपुर जाएंगे और मुजफ्फरपुर से वो जाएंगे चंपारण, राइट, क्योंकि मुजफ्फरपुर से रास्ता फिर चंपारण जाता है। और ये मुजफ्फरपुर पहले क्यों जाना चाहते थे गांधी जी? To obtain more complete information about conditions than Shukla was capable of imparting। imparting का मतलब देना। तो यहाँ पर ये कहा गया कि गांधी जी मुजफ्फरपुर इसलिए जाना चाहते थे क्योंकि उनको शेयर क्रॉपर्स की कंडीशंस को और अच्छे से जानना था, उनको इस इंफॉर्मेशन को और अच्छे से कलेक्ट करना था एंड शुक्ला जितनी इंफॉर्मेशन दे सकता है उससे कहीं ज़्यादा इंफॉर्मेशन उनको मुजफ्फरपुर जाकर मिल सकती थी, राइट। तो मैं आपको थोड़ा सा मैप में समझा देती हूँ कि अभी ये कहाँ पर हैं, ये हैं यहाँ पटना में, ऑलराइट। और इनको कहाँ जाना था, इनको जाना था चंपारण, लेकिन गांधी जी ने डिसाइड किया कि वो पहले कहाँ जाएंगे, मुजफ्फरपुर जाएंगे। तो यहाँ पर है मुजफ्फरपुर, तो यहाँ मुजफ्फरपुर में जाकर वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे एंड देन उसके बाद जाएंगे ईस्ट चंपारण, ऑल राइट। ही अकॉर्डिंगली सेंट अ टेलीग्राम टू प्रोफेसर जे.बी. कृपलानी। जे.बी. कृपलानी को गांधी जी बहुत पहले से जानते थे, तो अब गांधी जी ने क्या किया, जे.बी. कृपलानी को एक टेलीग्राम भेजा, एक लेटर भेजा। जे.बी. कृपलानी एक प्रोफेसर थे और ये आर्ट कॉलेज में प्रोफेसर थे। आर्ट कॉलेज ये कहाँ का था, मुजफ्फरपुर का था। whom he had seen at Tagore's शांति निकेतन स्कूल। टैगोर्स शांति निकेतन स्कूल मतलब ये एक शांति निकेतन स्कूल था जो रविंद्रनाथ टैगोर का था। आज के टाइम पर तो ये यूनिवर्सिटी बन गया है, लेकिन उस टाइम पर जो शांति निकेतन स्कूल था रविंद्रनाथ टैगोर का, वहाँ से गांधी जी जे.बी. कृपलानी को जानते हैं। बहुत पहले से इस स्कूल से ये इनको जानते हैं, लेकिन जे.बी. कृपलानी अब एक प्रोफेसर बन चुके हैं और ये मुजफ्फरपुर में रहते हैं, आर्ट्स कॉलेज में ये काम करते हैं एज अ प्रोफेसर। तो अब गांधी जी ने सोचा कि वो मुजफ्फरपुर जा रहे हैं, तो इसीलिए उन्होंने एक टेलीग्राम जे.बी. कृपलानी को भेजा। द ट्रेन अराइव्ड एट मिडनाइट 15 अप्रैल 1917। तो जब वो ट्रेन में बैठे तो ट्रेन में बैठने के बाद अब पटना से सीधा रेलगाड़ी कहाँ पहुंची, मुजफ्फरपुर। और कितने बजे, मिडनाइट मतलब 12 बजे रात के। और डेट क्या थी, 15 अप्रैल 1917। कृपलानी मतलब जे.बी. कृपलानी। जे.बी. कृपलानी वॉज वेटिंग एट द स्टेशन विद अ लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स। जे.बी. कृपलानी अपने कुछ स्टूडेंट्स के साथ स्टेशन पर उनके वेलकम के लिए खड़े हुए थे। गांधी जी स्टेड देयर फॉर 2 days। गांधी जी मुजफ्फरपुर में 2 दिन के लिए रुके, बट
किसी दूसरे प्रोफेसर के घर रुके, ना कि जेबी कृपलानी के घर, ये चीज़ ध्यान रखना। सो इन द होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी। तो आपने यहाँ क्या ध्यान रखना है कि कृपलानी अपने कुछ स्टूडेंट्स के साथ गांधी जी के स्वागत के लिए, वेलकम के लिए स्टेशन पर मतलब खड़े हुए थे। एंड गांधी जी मुजफ्फरपुर में 2 दिन के लिए रुके, किस प्रोफेसर के घर पे? प्रोफेसर मलकानी के घर पे, जो कि एक टीचर थे गवर्नमेंट स्कूल में। तो ध्यान रखना, जेबी कृपलानी क्या थे? एक आर्ट्स कॉलेज में प्रोफेसर थे। एंड अगर हम प्रोफेसर मलकानी की बात करें, ये गवर्नमेंट स्कूल में एक टीचर थे। It was an extraordinary thing in those days, Gandhiji commented, for a government professor to harbor a man like me. हार्बर का मतलब है किसी को सपोर्ट करना या किसी को सहारा देना या शेल्टर देना। ऑल राइट, अब गांधी जी कहते हैं कि उन दिनों के टाइम पर ये बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ थी कि एक कॉमन सा आदमी जो कि एक गवर्नमेंट प्रोफेसर है, उसने मुझ जैसे इंसान को अपने घर में शेल्टर दिया 2 दिन के लिए। अब यहाँ पर मुझ जैसे इंसान का मतलब क्या है? गांधी जी अपने आप को ऐसे क्यों बोल रहे हैं और ये इतनी बड़ी बात क्यों बोल रहे हैं कि उन दिनों ये बहुत बड़ी बात थी कि मुझ जैसे इंसान को एक गवर्नमेंट प्रोफेसर ने अपने घर में रहने के लिए जगह दी 2 दिन के लिए? एक्चुअली यहाँ पर वो ये कहना चाह रहे हैं कि उन दिनों ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट खड़े होने की हिम्मत कोई नहीं करता था। एंड गांधी जी वॉज अबाउट टू स्टैंड अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। तो इसीलिए वो यहाँ पर कह रहे हैं कि मुझ जैसे इंसान को जगह देना वॉज लाइक एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टफ। इन स्मॉलर लोकेलिटीज़, मतलब छोटी छोटी जगहों पर, द इंडियंस वर अफ्रेड टू शो सिंपथी फॉर एडवोकेट्स ऑफ होम रूल। एडवोकेट का मतलब सपोर्ट में, होम रूल का मतलब होता है हमारा घर का रूल, मतलब जिस देश के हम हैं हमारा ही वहां पर रूल होना चाहिए, किसी दूसरी कंट्री का रूल नहीं होना चाहिए, हमारी कंट्री हमारा रूल, राइट। अब यहाँ पर गांधी जी कहते हैं कि उन दिनों में ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ इसलिए थी क्योंकि स्मॉल लोकेलिटीज़ में इंडियंस जो है ना, वो होम रूल को सपोर्ट करने वाले लोगों को सिंपैथी दिखाने में डरते थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स ऐसे लोगों को जेल में डाल देते थे या उनको मार देते थे, राइट। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि मेरे जैसा इंसान जो होम रूल चाहता था, जो ये चाहता था कि ब्रिटिशर्स हमारे देश से निकल जाएं और हमारी कंट्री में सिर्फ हमारा रूल हो, तो मेरे जैसे इंसान को 2 दिन के लिए प्रोफेसर मलकानी ने जगह दी अपने घर में। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग थी ये। एंड फिर वो ये भी कह रहे हैं उस टाइम पर इंडियंस जो हैं वो हम जैसे लोगों को सपोर्ट करने में डरते थे। हम जैसे लोग मतलब जो होम रूल चाहते थे, जो ब्रिटिशर्स को यहाँ से बाहर भेजना चाहते थे, और ये इसलिए डरते थे क्योंकि ब्रिटिशर्स ने ऐसे लोगों के अगेंस्ट कड़े कदम उठाए हुए थे। द न्यूज़ ऑफ गांधीज एडवेंट and of the nature of his mission spread quickly through मुजफ्फरपुर and to चंपारण। एडवेंट का मतलब होता है अराइवल, मतलब किसी का आना। तो अब यहाँ ये बताया है कि गांधी जी के आने की खबर और उनका जो मिशन था कि वो किस मिशन से मुजफ्फरपुर आ रहे हैं, ये दोनों ही खबर मुजफ्फरपुर एंड चंपारण के लोगों को पता लग गई। शेयरक्रॉपर्स फ्रॉम चंपारण बिगेन अराइविंग ऑन फुट एंड बाय कन्वीनियंस टू सी देयर चैंपियन। अब हुआ क्या कि मुजफ्फरपुर के एंड चंपारण के लोग गांधी जी से मिलना चाहते थे, क्योंकि शेयर क्रॉपर्स के लिए तो ये एक तरीके से मसीहा थे। उनको लगा था कि गांधी जी हमें हमारी प्रॉब्लम से निकालेंगे, राइट। तो मुजफ्फरपुर के लोगों के लिए गांधी जी से मिलना तो आसान था क्योंकि अभी मुजफ्फरपुर में ही थे गांधी जी, लेकिन चंपारण से लोग जो है गांधी जी से मिलने आए। कुछ शेयर क्रॉपर्स ऐसे थे जो पैदल चलकर आए, कुछ ऐसे थे जो कन्वेयंस से आए, मतलब ट्रांसपोर्ट से आए थे। मुजफ्फरपुर लॉयर कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम। सो अब मुजफ्फरपुर के जो लॉयर थे उन्होंने गांधी जी को ब्रीफ किया। ब्रीफ का मतलब क्या है? डिटेल दी। डिटेल किस बारे में? शेयर क्रॉपर्स के बारे में। दे फ्रीक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पेजेंट ग्रुप्स इन कोर्ट। दे टोल्ड हिम about their cases and reported the size of their fee। अब देखो मुजफ्फरपुर के जो लॉयर थे इन्होंने गांधी जी को क्या कहा? इन्होंने कहा कि ये लॉयर्स बहुत बार कोर्ट में
इन पेजेंट ग्रुप को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, इनका केस लड़ चुके हैं बहुत बार। एंड इन्होंने ये भी बताया, जो लॉयर्स थे ना, इन्होंने गांधी जी को ये भी बताया कि इन्होंने जितने भी केसेस इन पेजेंट ग्रुप के बिहाफ पर लड़े हैं उनके लिए बिग साइज ऑफ फीस की डिमांड भी की हुई है। मतलब इन्होंने खूब सारा पैसा जो है इन फार्मर से लिया हुआ है। गांधी जी चाइडेड द लॉयर्स। चाइडेड का मतलब होता है गुस्सा करना, डांटना, स्कोल्ड करना, इंग्लिश में इसे कहेंगे स्कोल्ड करना। तो गांधी जी को ये बात सुनकर इतना गुस्सा आया कि इतने गरीब ये फार्मर्स हैं और इनसे लॉयर्स ने इतना सारा पैसा भी वसूला हुआ है इनके केस के लिए। तो गांधी जी अब क्या करते हैं, इन लॉयर्स को गुस्सा करते हैं। क्यों? फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स, क्योंकि इन्होंने अच्छा खासा पैसा इनसे लूट लिया था। जो लॉयर्स थे ना, इन्होंने अच्छा खासा फीस के नाम पर पैसा लूटा। इस वजह से गांधी जी ने लॉयर्स को डांटा। ही सेड, I have come to conclusion that we should stop going to law courts। अब यहाँ पर गांधी जी कहते हैं कि मैं यहाँ इसलिए आया हूँ ये कंक्लूजन लेकर कि हमें अब लॉ कोर्ट्स में नहीं जाना। टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट्स डज लिटिल गुड। फिर वो कहते हैं कि फार्मर्स का मतलब शेयर क्रॉपर का ये प्रॉब्लम जो है, अगर हम कोर्ट में लेकर जाते हैं, ये हमें फ़ायदा नहीं देगा, हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर फैसला सुनाने वाले लोग भी ब्रिटिशर्स ही हैं। लॉ कोर्ट्स में फैसला सुनाने वाले लोग भी ब्रिटिशर्स ही हैं। वेयर द पेजेंट्स आर सो क्रश्ड, फियर स्ट्रिकन। फियर स्ट्रिकन का मतलब होता है अफ्रेड, डरे हुए। लॉ कोर्ट्स आर यूजलेस। फिर यहाँ पर गांधी जी कहते हैं कि ये जो पेजेंट्स हैं, इन ब्रिटिशर्स ने इनको क्रश किया हुआ है, डरा के रखा हुआ है, तो ऐसे में लॉ कोर्ट जाना यूजलेस है, क्योंकि वहाँ पर भी यही ब्रिटिशर्स होते हैं फैसला सुनाने के लिए। द रियल रिलीफ फॉर देम इज़ टू बी फ्री फ्रॉम फियर। फिर गांधी जी कहते हैं कि फ्री फ्रॉम फियर मतलब सबसे बड़ा रिलीफ ये है कि इन पेजेंट्स को इनके डर से बाहर निकालो, इनके डर से इनको फ्री करो। वो डर जो इनके मन में ब्रिटिशर्स के नाम का बैठा हुआ है। मोस्ट ऑफ द अरेबल लैंड, अरेबल का मतलब होता है एक ऐसी लैंड दैट इज सुटेबल फॉर फार्मिंग, एक ऐसी जमीन जो फार्मिंग के लिए एकदम परफेक्ट हो, ऐसी लैंड को हम कहते हैं अरेबल लैंड। मोस्ट ऑफ द अरेबल लैंड इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट वॉज डिवाइडेड इंटू लार्ज स्टेट। लार्ज स्टेट का मतलब है अलग अलग प्रॉपर्टी में बांटी हुई थी। तो यहाँ पर ये बताया कि ये जो अरेबल लैंड है इसको अलग अलग उसमें बांटा हुआ था, डिवाइड किया हुआ था, और ये किसने ओन की हुई थी, मतलब इसके मालिक कौन बने हुए थे, इंग्लिशमैन, मतलब ब्रिटिशर्स जो थे वो इसके मालिक बने हुए थे। एंड वर्कड बाय इंडियन टेनेंट्स, और ये बताया कि इन पर काम कौन करते थे, इंडियन टेनेंट्स, मतलब जो इंडियन फार्मर्स हैं वो टेनेंट्स के तौर पर काम करते थे। टेनेंट्स के तौर पर काम करने का मतलब समझे कि ये एक तरीके की मजदूरी करते थे किसी और की लैंड पर, और जो भी ये प्रोड्यूस करते थे उस प्रोड्यूस का कुछ हिस्सा इनको लैंड ओनर्स को देना पड़ता था, एंड कुछ पैसा इनके पास थोड़ा बहुत बच जाता था। किनके पास? इंडियन टेनेंट्स के पास। लेकिन इतना पैसा नहीं बनता था कि अमीर हो जाए, बस इतना कि कम से कम एक दो वक्त की रोटी ही खा सकें, वरना वो भी दूभर हो जाती थी इन लोगों के लिए। द चीफ कमर्शियल क्रॉप वॉज इंडिगो, और जो ये अरेबल लैंड है इसमें जो चीफ कमर्शियल क्रॉप थी, चीफ मतलब मेन, कमर्शियल क्रॉप का मतलब होता है वो क्रॉप जिसको बेचा जाता है, जिसको कमर्शियल पर्पस के लिए उगाया जाता है। तो वो कौन सी प्लांटेशन थी? वो थी इंडिगो प्लांटेशन या इंडिगो क्रॉप। द लैंडलॉर्ड्स, और याद रखना इंडिगो मतलब प्लांटेशन जिसका क्रश करके पाउडर बनाया जाता है, और जो किसके लिए यूज किया जाता है, डाई के लिए यूज किया जाता है। द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल टेनेंट्स टू प्लांट 3/20 मतलब 3/20, 3/20 जिसका परसेंट कितना बनता है, 15% ऑफ द होल्डिंग्स विद इंडिगो, एंड सरेंडर द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट, एंड दिस वॉज डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। सो यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन किसने दी? ये इंफॉर्मेशन मुजफ्फरपुर के लॉयर्स ने गांधी जी को दी। तो इन्होंने कहा कि ये जो लैंडलॉर्ड्स हैं इन्होंने सभी टेनेंट्स को कंपेल किया हुआ है। कंपेल का मतलब होता है फोर्स करना।
तो ये कहते हैं कि जो ये लैंडलॉर्ड्स हैं, मतलब जो ये ब्रिटिशर्स हैं, इन्होंने सभी जो फार्मर्स हैं एज अ टेनेंट जो काम कर रहे हैं, इनको ये फोर्स किया हुआ है कि इनको अपनी लैंड पर 15% के एरिया पर इंडिगो प्लांट करना ही करना है, एंड जितना प्रोड्यूस होगा वो सारा का सारा इंडिगो हार्वेस्ट इन्होंने किसको सरेंडर कर देना है, ब्रिटिशर्स को। ठीक है, मतलब 15% जो प्रोड्यूस हुआ है वो सारा का सारा एज अ रेंट किसको दे देना है, ये दे देना है ब्रिटिशर्स को। मतलब जितनी भी इंडिगो की खेती हुई है वो सारी की सारी ब्रिटिशर्स को दे दो। और ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है। बट प्रेजेंटली क्या सिनेरियो हो रखा है, द लैंडलॉर्ड्स लर्नड मतलब दे केम टू नो, उनको अभी अभी ये पता चला दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो, राइट। तो अब लैंडलॉर्ड्स को ये पता चल गया, मतलब ये जो ब्रिटिशर्स हैं इनको ये पता चल गया कि जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो उगाना, डेवलप करना शुरू कर दिया। Thereupon obtain agreement from the sharecroppers to pay them compensation for being released from the 15% agreement। तो अब इस चीज़ को ध्यान से समझना। एक्चुअली यहाँ पर ये कहा कि ये जो अग्रीमेंट है इसको क्या कहा गया, 15% अग्रीमेंट। ऑल राइट, 15% अग्रीमेंट में मैंने आपको बताया भी था क्या होता है कि ये लैंड है, इसके 15% एरिया में इंडिगो को उगाया जाएगा, सारा का सारा इंडिगो हार्वेस्ट जो है वो किसको दिया जाएगा, वो दिया जाएगा ब्रिटिशर्स को। ऑल राइट, अब यहाँ पर ये कहा गया कि एक्चुअली अब ब्रिटिशर्स को ये पता चल गया कि जो जर्मनी है ना, ये सिंथेटिक तरीके से इंडिगो प्रोड्यूस कर रही है और सस्ते दाम पर मिल रहा है। तो अब ये चाहते हैं कि ये जो 15% अग्रीमेंट इन्होंने कर रखा है किसके साथ, फार्मर्स के साथ, इस 15% इंडिगो को अब हम क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, ब्रिटिशर्स ने सोचा कि क्यों ना इस 15% जिस लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट को कैंसिल कर देते हैं, राइट। अब यहाँ पर कमाल की बात यह है, ये चाहते थे कि इसको कैंसिल तो कर दिया जाए, लेकिन इसके बदले ये जो शेयर क्रॉपर्स हैं हमें कंपेंसेट करें, हमें इसका कंपेंसेशन दें, मतलब हमें इनको रिलीज करने का पैसा दें। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको, ये जो मेरी ज़मीन है, मैंने आपको कहा कि इस पर आकर काम करो आप, ठीक है, लेकिन मेरे को जब आपकी ज़रूरत ख़त्म हुई तो मैंने कहा आप यहाँ से निकल जाओ, आप दूसरे एरिया में शिफ्ट हो जाओ, दूसरे लैंडलॉर्ड के अंडर काम करो। लेकिन जब मैं आपको यहाँ से निकालूंगी तो मैं साथ साथ ये भी कह दूँ कि आप मुझे इस ज़मीन से निकलने का पैसा भी दो। तो अब आप सोचो कि आपको सुनकर कैसा लगेगा, राइट। तो ऐसा ही इन शेयर क्रॉपर्स को लग रहा था। मतलब ये जो 15% का अग्रीमेंट ब्रिटिशर्स ने बनाया, अब ब्रिटिशर्स ही इसको कैंसिल करके इन फार्मर से इसका पैसा लेना चाहते थे कि हम तुम लोगों को रिलीज कर रहे हैं, पर इसका अब हमें पैसा दो, इसका अब हमें कंपेंसेशन दो। तो ये प्रॉब्लम थी अभी शेयर क्रॉपर्स के साथ। द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट वॉज अर्कसम, अर्कसम मतलब इरिटेटिंग टू द पेजेंट्स एंड मैनी साइंड विलिंगली। शेयर क्रॉपिंग का जो ये 15% वाला अग्रीमेंट था, जब इसको, वैसे तो ये 15% वाला अग्रीमेंट किसी को पसंद नहीं था, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि क्यों पसंद नहीं था। और जब ये कैंसिल हुआ और इनसे जब कंपेंसेशन की मांग की गई तो इससे पेजेंट्स को बहुत गुस्सा आया। लेकिन कुछ ऐसे पेजेंट्स भी थे जिन्होंने विलिंगली साइन कर दिया, और जितना कंपेंसेशन मांगा गया वो कंपेंसेशन कुछ पेजेंट्स ने दे भी दिया था ब्रिटिशर्स को। दोज हु रेजिस्टेड, रेजिस्टेड मतलब वो किसान, वो फार्मर्स जो ब्रिटिशर्स को कंपेंसेशन भी नहीं देना चाहते थे और इनके जो अगेंस्ट खड़े थे, दे एंगेज्ड लॉयर्स। अब वो लॉयर्स को हायर करने लगे, लॉयर्स के साथ वो मिल गए, एंड द लैंडलॉर्ड्स हायर्ड ठग्स। तो इसके बदले क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स ने ठग्स को हायर कर लिया, मतलब गुंडों को हायर कर लिया, गूंस को हायर कर लिया, और इन फार्मर से जबरदस्ती पैसा निकलवाने की कोशिश की गई। Meanwhile, the information about synthetic indigo reached the illiterate peasants who had signed and they wanted their money back. और फिर अब होता क्या है
मीनवाइल जब ये सब चल रहा था तो जिन इलिटरेट पेजेंट्स ने साइन कर दिए थे कंपेंसेशन पर एंड कंपेंसेशन दे भी दिया था, तो उनको ये पता चला कि जर्मनी में सिंथेटिक इंडिगो ग्रो हो रहा है और इस वजह से ब्रिटिशर्स ने इनसे कंपेंसेशन मांगा और ये 15% का अग्रीमेंट रिलीज़ किया। तो अब ये भी अवेयर हो गए और इन इलिटरेट पेजेंट्स को भी वापस अब अपने पैसे चाहिए थे, तो ये भी अपने पैसों की डिमांड करने लगे ब्रिटिशर से कि हमें हमारा पैसा वापस दो। एट दिस पॉइंट गांधी जी अराइव्ड इन चंपारण और इसी टाइम पर चंपारण में गांधी जी आए। ही बिगेन बाय ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स, और इन्होंने कैसे शुरुआत की? इन्होंने पहले तो फैक्ट इकट्ठे करना शुरू किए। फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन। फैक्ट इकट्ठा करने के लिए ये पहले कहाँ गए? ये गए ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन, मतलब वो लैंडलॉर्ड का एसोसिएशन जो इनसे कंपेंसेशन की मांग कर रहे थे। द सेक्रेटरी टोल्ड हिम दे कुड नॉट गिव द इंफॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर। तो जब गांधी जी ने इनसे इंफॉर्मेशन मांगी, फैक्ट इकट्ठा करने की कोशिश की, तो ये लैंडलॉर्ड्स ने कहा कि तुम एक आउटसाइडर हो। गांधी जी को क्या कहा कि तुम एक आउटसाइडर हो, तुम तो चंपारण के रहने वाले हो ही नहीं, तो हम तुमको इंफॉर्मेशन नहीं देंगे। गांधी जी आंसर्ड ही वॉज नॉट आउटसाइडर। गांधी जी ने कहा कि मैं आउटसाइडर नहीं हूँ। तो इनका यहाँ कहने का मतलब ये था कि आउटसाइडर तो तुम हो, तुम दूसरे देश से हो और तुम हमारे देश पर यहाँ पर राजपाट चला रहे हो। तो ये यहाँ यूँ कहना चाहते थे मैं तो एक हिंदुस्तान का हूँ और मैं यहाँ पर हिंदुस्तान की मिट्टी से बिलोंग करता हूँ, राइट। एंड जो ब्रिटिशर से ये आउटसाइडर है, ना कि मैं आउटसाइडर हूँ। नेक्स्ट, Gandhi called on British official commissioner of Tirhut division in which the Champaran district lay। तो तिरहुट डिवीजन मैं आपको दिखा देती हूँ। बेसिकली ये जो पार्ट है ना, ये यहाँ का ये जो पार्ट है ये तिरहुट डिवीजन का पार्ट है जिसमें चंपारण भी आता है। तो गांधी जी अब कहाँ गए? जब यहाँ सेक्रेटरी ने इंफॉर्मेशन देने से मना कर दिया तो गांधी जी पूरे तिरहुट डिवीजन के कमिश्नर से मिलने गए और तिरहुट डिवीजन में चंपारण डिस्ट्रिक्ट भी आता है। द कमिश्नर गांधी जी रिपोर्ट्स। अब गांधी जी यहाँ इंटरव्यू दे रहे हैं ना, मतलब जो इंटरव्यूअर है, तो यहाँ पर ऑथर को वो मतलब एक तरीके से इंटरव्यू दे रहे हैं। तो गांधी जी ने क्या कहा? गांधी जी ने उनको बताया कि जो कमिश्नर है ना, प्रोसीडेड टू बुली मी, कि उसने मुझे बुली किया। एडवाइज्ड मी टू फोर्थ विद टू लीव त्रिहुट। फोर्थ विद का मतलब होता है इमीडिएट, एकदम से। फिर गांधी जी जो है वो लुई फिशर को बताते हैं कि एक्चुअली में हुआ ये कि इस कमिश्नर ने मुझे बुली तो किया ही, साथ ही साथ इसने मुझे ये भी कहा कि मैं फटाफट से तिरहुट डिवीजन छोड़कर चला जाऊं। मतलब वो एक तरीके से मुझे धमकाने लगा कि यहाँ पर दिखना नहीं चाहिए है, राइट। एंड गांधी जी डिड नॉट लीव। गांधी जी नहीं गए। इंस्टेड ही प्रोसीडेड टू मोतीहारी। अब गांधी जी ने क्या किया? अपने फैक्ट्स को इकट्ठा करने के लिए आगे प्रोसीडिंग की और ये पहुंचे मोतीहारी। मोतीहारी क्या है? कैपिटल है चंपारण की। सेवरल लॉयर्स अकम्पनीड हिम। बहुत सारे लॉयर्स भी उनके साथ गए। एट द रेलवे स्टेशन अ वास्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड गांधी। मल्टीट्यूड का मतलब लार्ज नंबर ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग। तो जब ये मोतीहारी पहुंचे, वहाँ रेलवे स्टेशन पर इन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग गांधी जी के स्वागत में खड़े हुए हैं। ही वेंट टू अ हाउस। ये घर गए एंड यूजिंग इट एज अ हेड क्वार्टर्स। तो इन्होंने एक घर लिया, उसी घर को ये हेड क्वार्टर्स की तरह यूज़ करने लगे, मतलब वहीं रहते थे, वहीं इनका ऑफिस था। कंटिन्यूड इज इन्वेस्टिगेशन, और वहीं रहकर इन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन तैयार की। A report came in that a peasant had been maltreated। maltreated का मतलब होता है बुरा व्यवहार, मारना पीटना, in a nearby village। अब होता क्या है? गांधी जी के पास एक रिपोर्ट आई कि पास के ही गांव में एक फार्मर के साथ ब्रिटिशर्स ने मैलट्रीट किया, मतलब उसको मारा पीटा, उसको परेशान किया। गांधी जी डिसाइडेड टू गो एंड सी। गांधी जी ने डिसाइड किया कि वो उसे देखने जाएंगे। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट। अब गांधी जी उस फार्मर को देखने के लिए चलने लगे। सो वो कैसे गए? वो हाथी पर बैठ कर गए। ही हैड नॉट प्रोसीडेड फार व्हेन द पुलिस सुपरिटेंडेंट्स मैसेंजर ओवरटुक हिम।
ओवरटुक का मतलब होता है आगे आना। सो बेसिकली यहाँ पर ये कहा गया कि जब गांधी जी उस पेजेंट को देखने जा रहे थे तो पुलिस सुपरिटेंडेंट के जो मैसेंजर थे, मतलब जो दूत थे एक किस्म के, उन मैसेंजर ने गांधी जी को ओवरटुक किया ताकि वो गांधी जी को रोकें। वो गांधी जी को वहाँ जाने नहीं देना चाहते थे। एंड दे ऑर्डर्ड हिम टू रिटर्न टू द टाउन। और उन्होंने गांधी जी को क्या ऑर्डर किया कि अपनी कैरेज में बैठकर, मतलब जिस हाथी पर बैठकर आए हो उसी हाथी पर बैठकर वापस चले जाओ। गांधी कंपाइल्ड का मतलब होता है किसी के ओबे को फॉलो करना, मतलब किसी की आज्ञा का पालन करना। तो जब गांधी को उन्होंने ऑर्डर दिया कि वापस चले जाएं तो गांधी वापस चले गए। उन्होंने उन मैसेंजर की बात मान ली। द मैसेंजर ड्रोव गांधी होम। अब मैसेंजर्स ने गांधी को उनके घर छोड़ा। वेयर ही सर्व्ड हिम विद एन ऑफिशियल नोटिस टू क्विट चंपारण इमीडिएटली। और उनको ये कहा कि वो चंपारण तुरंत छोड़कर चले जाएं। गांधी साइंड अ रिसीट फॉर द नोटिस एंड रोट ऑन इट। गांधी ने उस पर साइन तो किया बट उस पर लिखा दैट ही वुड डिसओबे द ऑर्डर, कि वो चंपारण छोड़कर नहीं जाएंगे। तो उन्होंने इस ऑर्डर को क्या किया? डिसओबे किया। इन कॉन्सिक्वेंसेस, अब जैसे ही गांधी ने मना किया कि मैं चंपारण छोड़कर नहीं जाऊंगा, तो अब उसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ, उसका परिणाम क्या हुआ? गांधी रिसीव्ड अ समन टू अपियर इन द कोर्ट द नेक्स्ट डे। समन का मतलब होता है बुलावा आना। तो गांधी जी को कोर्ट से अगले ही दिन बुलावा आ गया, समन आ गया कि उनको कोर्ट में प्रेजेंट होना पड़ेगा।